हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एडवांस न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ पे आधारित कुछ एडवांस न्यूमेरिकल जो कि 12th क्लास में नहीं पूछे जाएंगे। वो न्यूमेरिकल्स केवल और केवल जेई, नीट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में सभी क्वेश्चन लगभग एडवांस टाइप के होंगे, बट जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक है। कल जो मैंने कराया था इक्विलिब्रियम वाले उसका ही एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। चलो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं। दो समान आवेश, दो इक्वल चार्जेस कैपिटल Q हैं जो कि स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर कोई अन्य आवेश स्मॉल q इस प्रकार रखा है कि संपूर्ण निकाय टोटल सिस्टम संतुलन अवस्था में है। संपूर्ण निकाय संतुलन अवस्था में है। तो Q का परिमाण प्लस इसका नेचर हमको फाइंड करना है। मतलब ये पता लगाना है कि स्मॉल q का मान कितना होगा और उसके साथ साथ में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये भी हमको पता लगाना है। तो देखो सवाल ऐसे है कि दो चार्ज हैं, एक तो है कैपिटल Q और दूसरा चार्ज भी है कैपिटल Q। इन दोनों के मिड पॉइंट पे एक स्मॉल q चार्ज रखा है। टोटल लेंथ r है तो हाफ लेंथ r/2 और इधर भी कितनी r/2 हो गई। अब वो कह रहा है कि यह संपूर्ण निकाय संतुलन अवस्था में है। संपूर्ण निकाय संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन मतलब जो चार्ज संतुलन में होता है या फिर इक्विलिब्रियम में होता है उस पर नेट फोर्स 0 होता है। यहां पे तीन चार्ज हैं, 1 2 3, और तीनों चार्ज से मिलकर एक सिस्टम बन रहा है। मतलब इस सिस्टम का प्रत्येक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, ऐसा सवाल में कहा गया है। अब सुनो, बीच वाला जो है वो तो इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, क्योंकि हमने पूरा टॉपिक ही पढ़ा है इसके पीछे। क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में कोई भी चार्ज रखोगे जस्ट बीच में तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा हमने टॉपिक पढ़ा है। हम क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स निकालेंगे। इस पर तो 0 आएगा, हम इस पर निकालेंगे नेट फोर्स और उसी में से हमको स्मॉल q का मान पता चलेगा। तो देखो इस वाले पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे, कैपिटल Q लगाएगा और स्मॉल q लगाएगा। तो कैपिटल Q जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगेगा, इसको मैं F1 नाम दे देता हूं। और स्मॉल q फोर्स किधर लगाएगा? अब तुम सोचो, इस पर नेट फोर्स 0 लाना है। नेट फोर्स 0 कब आ सकता है? जब इस पे एक फोर्स अगर इधर लग रहा है तो दूसरा इक्वल फोर्स इधर लगना चाहिए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और टोटल क्या आ जाएगा 0। बोलो हाँ या ना। जब F2 इधर लगे, इसकी वजह से जो फोर्स है इस पर वो तो इधर लगेगा, क्योंकि तो सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन उधर जाएगा। अगर ये इधर कब लग सकता है? जब ये वाला Q ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इससे हमको एक चीज पता चल गई कि बीच वाला जो चार्ज है ना वो नेगेटिव होगा, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो इसको मैं मान लेता हूं F2। तो यहां कैपिटल Q पर F नेट बराबर कितना? F1 माइनस F2 और बराबर 0। किसके लिए? संतुलन अवस्था में।
संतुलन अवस्था के लिए। तो यहां से आ जाएगा F1 बराबर F2। F1 निकालो, F1 क्या है, इस और इस चार्ज के बीच का फोर्स, k क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बराबर F2 निकालो। F2 कितना आएगा, k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो k से तो k कट जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। चलो अभी ये देखो q अपॉन में आर स्क्वायर बराबर स्मॉल q अपॉन में आर स्क्वायर बाई 4। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, 1/4 बचा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैपिटल Q बराबर 4 स्मॉल q, यहां से स्मॉल q हमको चाहिए था तो आ जाएगा कैपिटल Q बाई 4। चूंकि संतुलन के लिए स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q बाई 4। ये संतुलन अवस्था में तभी होगा पूरा सिस्टम जब स्मॉल q नेगेटिव हो, इसलिए माइनस का चिन्ह ले लिया। ये इसका आंसर है, देख लो एक बार, उतार लो इसको जल्दी से। अब हम आते हैं टाइप 4। फोर टाइप के न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं, और वो है लामी थ्योरम, लामी प्रमेय। लामी को LAMI लामीज बोल सकते हैं। लामीज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चंस, लामी थ्योरम पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो लामी थ्योरम पे आधारित क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लामी थ्योरम होती क्या है। देखो लामी थ्योरम क्या होती है और कब काम करती है। लामी थ्योरम लगाने का तरीका सुनो। लामी थ्योरम कब लगेगी, जब किसी बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हों, जब किसी बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हों तथा बिंदु साम्य अवस्था में हो, तथा बिंदु साम्य अवस्था ने इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में हम लामी थ्योरम को काम में लेकर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लामी थ्योरम क्या होती है, जब किसी बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हो तथा बिंदु साम्य अवस्था में हो तो हम लामी थ्योरम काम में ले सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, सीधी सीधी प्रमेय सीख लो, 11th क्लास में प्रूव होती है। देखो मान के चलो किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, ऐसे ये 3 फोर्स लग रहे हैं। ये फोर्स है माना कि F1, ये फोर्स है माना कि F2 और ये फोर्स है माना कि F3। F1 के सामने वाला एंगल है अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल है माना कि बीटा और F3 के सामने वाला एंगल है गामा। अब लामी थ्योरम क्या होती है, इस पॉइंट पर यदि F इक्वलेंट बराबर 0 हो, तो यदि F इक्वलेंट बराबर 0 हो तभी लगेगी लामी प्रमेय, अदरवाइज नहीं लगेगी लामी थ्योरम। ठीक है, देखो F इक्वलेंट 0 हो तो हम लिख सकते हैं F1 अपॉन में साइन बराबर F2 अपॉन में साइन बराबर F3 अपॉन में साइन। अब साइन के पीछे एंगल लगाना है, तो F1 के नीचे जो एंगल है साइन में एंगल आएगा F1 के सामने वाला अल्फा, F2 के लिए कौन आएगा, F2 के सामने वाला बीटा और F3 के लिए आएगा गामा। ये लामी थ्योरम है। लामी थ्योरम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम F1, F2, F3 या फिर अल्फा बीटा गामा में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो F1, F2 और बीटा दे दिया और अल्फा पूछ लिया तो इतना सा फॉर्मूला काम में लेके अल्फा निकल जाएगा। या फिर मान के चलो अल्फा और गामा दे रखे और F1 दे रखा है, F3 निकालना है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या है, 3 चीजें देके कोई भी चौथी चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो है लामी थ्योरम। अब ये है नॉर्मल कंडीशन में।
अगर मान के चलो यहां पे अल्फा बीटा गामा हमको क्लियर वे में दिख जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा डायग्राम आ जाए लामी थ्योरम का, ऐसा कोई डायग्राम आ जाए जिसमें क्लियर नहीं दिखे, तो फिर कैसे देखना है? इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं तुमको। सबसे पहले तो देखो, यहां पे गौर से देखो कि F1 के सामने वाला कोण, अगर किसी कंडीशन में सामने का कोण क्लियर ना हो, F1 के सामने कोण यही वाला तो है अल्फा, तो एक्चुअल में F1 के सामने वाला नहीं है, ये है F2 और F3 के बीच का कोण। ठीक है, अगर मान के चलो F1 के सामने का कोण क्लियर ना दिखे, तो F2 और F3 के बीच का कोण देख लो, वही अल्फा होगा। समझ गए बात को? अगर मान के चलो F2 के सामने का कोण हमको क्लियर नहीं दिख रहा, पता ही नहीं चल रहा F2 के सामने का कोण कितना है, तो उसका तरीका क्या है? F2 को छोड़ दो और बाकी दो जो बल हैं उनके बीच का कोण देख लो, वो कितना है? बीटा। जैसे एक डायग्राम से बताता हूं मैं तुमको, एक डायग्राम बना देता हूं। किसी पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं ऐसी डायरेक्शन में, माना कि एक इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है, और माना कि यह है F1, यह है F2 और यह है F3। ये वाला एंगल दे दिया अल्फा और ये वाला एंगल दे दिया बीटा, और इस पर नेट फोर्स 0 किसी कंडीशन में, हालांकि जनरली ऐसा होगा नहीं, पर किसी कंडीशन में दे दिया तुमको, तो फंस जाओगे तुम। तो सबसे पहले लामी थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे बने, क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले अपना बेसिक काम करो, F1 अपॉन में साइन बराबर F2 अपॉन में साइन बराबर F3 अपॉन में साइन। पहले तो फॉर्मूले का बेसिक फॉर्म हमने लिख लिया। अब हमको एंगल चाहिए, F1 के सामने का कोण चाहिए, तो ये F1 इसके सामने, कहां कोई कोण दिख ही नहीं रहा हमको, तो अब इनको आगे बढ़ाओ, पीछे करो। इससे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं कि F1 के सामने का कोण चाहिए ना, तो F2 और F3, F1 को छोड़ के जो दो बल बचे उनके बीच का कोण देख लो, वो कितना है? बीटा। तो F1 के सामने का कोण कितना आया यहां पे? बीटा। अब एक काम करो, F2 के लिए कोण देखो, F2 के सामने का, तो F2 के सामने का कोण देखेंगे तो F2 को छोड़ के जो शेष दो बल है उनके बीच का कोण कितना है? F1 और F3 के बीच का कोण अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। इसमें आ जाओ, F3 के सामने का कोण चाहिए, F3 को छोड़ दो, बाकी दोनों के बीच का कोण देखो कितना? अल्फा। तो अब लामी थ्योरम इस तरीके से लगेगी। तो इस तरीके से जब भी तुमको कोई डायग्राम दे उसके हिसाब से तुम लगा सकते हो। तो बोलो लामी थ्योरम लगाना समझ में आया या नहीं आया? कंडीशन याद रखना, लामी थ्योरम तभी काम करेगी जब तीनों बल, केवल 3 बल हो और तीनों बलों का इक्विवेलेंट 0 हो, मतलब रिजल्टेंट 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में ही लामी थ्योरम हमें लगानी है। बोलो क्लियर है यहां तक? अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन में तुमको कराता हूं, 2 न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करवाऊंगा। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1, देखो सवाल तुमको बोर्ड पे दिख गया होगा। दिए गए चित्र में निकाय संतुलन अवस्था में है, तो दोनों आवेशों एवं रस्सी में तनाव की गणना करो। दोनों इन पर आवेश कितना है और रस्सी में कितना तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये हमको निकालना है। देखो समझो पहले तो डायग्राम को पहले अच्छे से समझो। यहां पर 2 रस्सियों से 2 चार्ज लटकाए, एक क्वेश्चन पहले भी करवाया मैंने ऐसा। 2 रस्सियों पे 2 आवेश लटकाए, दोनों पे सेम चार्ज है Q और Q। इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो दूर हट जाएंगे, और दूर हट के यहीं पे रुके हुए हैं, मतलब यहाँ पे संतुलन अवस्था है। मतलब ना तो यहाँ पे छोड़, जैसे ही हम इनको लटका के छोड़ेंगे यहाँ पे आके रुक जाएंगे, मतलब संतुलन, सीमांत संतुलन की अवस्था इसको कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री कोण पे रुके हुए हैं, तो देखो कोई एक आवेश ले लो, दोनों पे सेम बल वगैरह लगेंगे। हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बना दी। ये 30 डिग्री है, तो ये देखो जेड शेप दिख गया होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। और रस्सी में टेंशन T, रस्सी में जो तनाव है वो कितना है? T। नीचे की साइड में इसका द्रव्यमान है m, तो नीचे की साइड में फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इनके बीच में सेम चार्जों के बीच में प्रतिकर्षण, तो बल लगेगा ऐसे। विद्युत बल इस पे इधर लगेगा Fe, विद्युत बल Fe इधर लगेगा। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लगा रहा हूं, लगाना चाहो तो लगा ले, नहीं रहने देना, F लिख देना। और F बराबर कितना होगा? देखो ये L है, तो ये वाली जो लेंथ है ना, वो यहां से यहां तक कितनी होगी? L साइन थीटा।
और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, एल साइन थीटा। अब एल साइन थीटा का मान निकाल लो, एल कितना है 2 साइन 30, साइन 30 मतलब साइन 30 का मान 1/2, 2 से 1 कटेगा, 1 मीटर आएगा ये। अब तुम सॉल्व कर लेना ये कैसे आया, 1 मीटर, तो ये वाला भी 1 मीटर। ये दिया नहीं है सवाल में, ध्यान रखना, ये हमने निकाला है। ये ट्राइंगल लिया जिसकी ये वाली लेंथ 2 मीटर, ये वाला एंगल 30, तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और जो भी सॉल्व करके आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो ये वापस बता रहा हूं, ये दिया नहीं है, ये हमने निकाला है, 1 मीटर आ गया। अब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, F बराबर कितना आएगा, चलो अभी मैं F लिख देता हूं, यहां F का मान निकाल लो, यहां F बराबर कितना बोलो, K क्यू स्क्वायर अपॉन में R का मान 1 और 1 2, टोटल दोनों चार्जों के बीच में 2, 2 का स्क्वायर 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई 4। ये हमने फोर्स निकाल लिया, इतने न्यूटन। mg, अब देखो यहां पे 3 फोर्स हैं क्या एक ही पॉइंट पर, 1 2 3, 3 फोर्स हैं, और वो कह रहा है कि तीनों संतुलन अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसी कंडीशन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, ऐसी कंडीशन में किस किस का मान निकालो, दोनों आवेशों का मान मतलब Q का मान, और दूसरा निकालना है रस्सी में तनाव T का मान, और साथ में दिया गया है कि यहां पे जो आवेश है, इस आवेश का जो द्रव्यमान है वो दोनों का 1 किलोग्राम है, मतलब सेम चार्ज है, तो उन पे मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। अब सुनो, लामी प्रमेय लगाओ, लामी प्रमेय से कोई से पॉइंट पे लगा लो, मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूं, इधर लगाओगे तो इधर भी फोर्स वोर्स शो करने पड़ेंगे तुमको, तो मैं इधर ही लगा रहा हूं। देखो लामी थ्योरम लगाते हैं, लामी थ्योरम। अच्छा मुझे बताओ, ये वाला 30 डिग्री एंगल है, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री, सही बात है, और बाकी ये तीनों 90 90 90, क्लियर। चलो लामी थ्योरम लगाओ, तो लामी थ्योरम से सबसे पहले कोई सा लगा, चलो T अपॉन में साइन बराबर, दूसरा क्या है F अपॉन में साइन, और तीसरा फोर्स कितना है mg अपॉन में साइन, mg अपॉन में साइन। देखो भाई m का मान हमको दे रखा है और g का मान लगभग 10 ले लो, यहां पे g का मान लगभग 10 हम ले सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एग्जैक्टली तो 9.81 होता है। अब t के सामने वाला कोण चाहिए हमको, t के सामने वाला कोण साइन के नीचे लिखने के लिए t ये रहा, इसके सामने का कोण चाहिए, तो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब f के सामने का चाहिए, f के सामने का ये मतलब f इधर लग रहा है, तो ये इसके सामने वाला ये एंगल हो गया, मतलब दोनों के बीच में, तो 90 तो ये और 60 ये, 150 हो गया, साइन 150 डिग्री। अब हमको चाहिए mg के सामने का कोण, ये mg, तो शेष दो के बीच में देख लो, शेष दो ये रहे 90 + 30 120, 120 डिग्री। अब इस सवाल को मैं सॉल्व कराऊं या ना कराऊं, खुद ही कर लेना है तुमको। देखो कैसे, सबसे पहले निकालो तनाव, तनाव निकालेंगे टेंशन, तो ये और ये 2 स्टेप काम में ले लो, इन दोनों को बराबर कर दो क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो T बराबर कितना आ जाएगा, mg अपॉन में साइन 120 इंटू साइन 90। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो m का मान कितना 1, इसका मान 10 बटे साइन 90 का मान 1 होता है, और साइन 120 होता है cos 30, और cos 30 का मान कितना √3/2, तो ये कितना आ गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 20/√3 न्यूटन, ये आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तनाव निकाल लिया, दूसरा आवेश, आवेश का मान निकालने के लिए ये और ये काम में ले लो, इन दोनों काम में ले लो, इन दोनों काम में लेंगे तो F बराबर क्या आएगा, पहले तो ये बता दो, mg इंटू साइन 150 अपॉन में साइन 120। F का मान कितना है, F का मान है KQ स्क्वायर अपॉन 4, KQ स्क्वायर बाई 4, और बराबर mg, m का मान 1 इंटू g का मान 10, साइन 150 का मान 1/2, और साइन 120 का मान
√3/2, ये 2 से तो 2 कट जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना, क्यू निकल जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, ये हो गया 10/√3, 10/√3 इंटू 4 ऊपर के नीचे 4/k, इन सब का मान लिख लेना, अंडर रूट ले लेना, आंसर आ जाएगा इसका। ये सवाल था, नोट करें इस सवाल को एक बार। चलो इसका एक मेथड और मैं बता देता हूं हल्का सा। अगर तुमको लामी थ्योरम नहीं आती तो कैसे करोगे? वैसे बिना लामी थ्योरम के ऐसे क्वेश्चन बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे, इसलिए लामी थ्योरम सीख ही लेना भाई, क्योंकि ऐसी ज्यादा बड़ी कोई मुश्किल थ्योरम है नहीं, इजी है, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। देखो अगर हम वैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो टी के घटक करो, ये दोनों तो अक्ष पे टी के घटक करो। टी का घटक इधर कितना आएगा, टी cos 30, और इधर कितना आएगा, टी sin 30। बोलो सही है? अब टी का काम खत्म। ये दोनों अपोजिट है, पूरा इक्विलिब्रियम में, मतलब ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये भी बैलेंस करेंगे। तो यहां से mg, या फिर ऐसे लिख लो t cos 30 बराबर आ जाएगा mg। इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों सेम हो गए, अब ये भी सेम होंगे, सेम होंगे तो कितना, t इंटू साइन 30 बराबर f, और f का मान कितना, k क्यू स्क्वायर बाई 4। इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन आ गई। अब यदि तुमको टेंशन चाहिए, तनाव चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, और यदि तुमको आवेश चाहिए तो पहले तनाव निकाल लो, फिर इसमें रख के सॉल्व कर सकते हो तुम। ये दूसरा तरीका है। मेरे हिसाब से लामी थ्योरम ज्यादा आसान है, छोटा भी है, अच्छा भी है। देखो अगला क्वेश्चन है जो कि तुमको खुद करना है। क्वेश्चन ये है कि एक दीवार है इस तरीके से, और इस दीवार के ऊपरी सिरे पे एक रस्सी बांध दी। इस रस्सी में यहां पे कोई चार्ज है जिसका आवेश तो है Q और मास है m द्रव्यमान। दीवार के इस कोने पर स्मॉल q चार्ज रखा है और ये भी Q है, दोनों सेम है। ये वाली लंबाई 2 मीटर है रस्सी की, और दीवार की लंबाई भी यहां तक 2 मीटर है, क्योंकि दोनों L दे रखी हैं। अब तुमसे पूछ रहा है कि इस रस्सी में तनाव कितना होगा और आवेश का मान भी ज्ञात करो। तो सेम पहले जैसा सवाल है, लामी थ्योरम लगा सकते हो, और दिमाग तो लगा ही लेना साथ में। देखो भाई एक बार बताओ, इस सवाल में ये लेंथ कैसे निकालोगे तुम? देखो ये 60 दे दिया, ये 60 दे दिया ना। अब ये और ये सेम है, तो इनके सामने के कोण भी सेम होंगे। कोण सेम होंगे तो पूरा 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120। आधे आधे होंगे, मतलब ये भी 60 हो गए, ये कोण भी 60 हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस वाले कोण को यहाँ पे लिख रहा हूँ सवाल से अलग, ये भी 60 डिग्री, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों 60 हो गए, तो फिर ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी, और ये जब L हो जाएगी तो हमें ये वाली 2 मीटर पता चल गई। अब कौन कौन से फोर्स किधर लगेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा, mg ऑलवेज नीचे लगता ही है, mg लग गया। तनाव किधर होगा, इधर होगा। अब इनके बीच का कोण और पता करना है, तो कोण पता करने के लिए बहुत आसान तरीका, देखो कोण पता करने का तो आसान तरीका है एकदम, ज्योमेट्री यूज करो, आ जाएंगे कोण। क्या ये कोण 90 है? गलत नहीं है। सबसे पहले यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण पता कर लो, ये केवल इतना सा कोण पता कर लो कैसे भी, और सवाल हो जाएगा। इस लाइन को सीधा ले जाना, ले गए, ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। ये 90 है, देखो ये वाला 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये वाला कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। और ये 90 है तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों कोण पता कर लिए, बाकी तो सब निकल ही जाएगा। देखो यहां पे इधर देखो, ये एंगल यहां ऐसे, ये 90 होगा, ये 90 डिग्री, और इनके बीच में 90 होगा क्या, नहीं होगा। ये देखो ये आमने सामने कोण है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, और ये तो 90 है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना, इजीली इसके आंसर आ जाएंगे, और मुझे बताना कमेंट करके इसका कितना आंसर आया।
अगला क्वेश्चन पढ़े, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, जिसको सिर्फ 12th से मतलब है वो इसको छोड़ देना, और जिसको ये है कि भाई थोड़ा सा एडवांस पढ़ लें तो क्या कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो पढ़ लेना। देखो, एक समान रूप से आवेशित छड़ का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, तो Q पर छड़ द्वारा बल की गणना करो। मतलब ये है कि ये देखो एक रॉड है, इस रॉड पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज है ये रॉड। अब इसकी लंबाई L है और इस रॉड के इस किनारे से स्मॉल a डिस्टेंस पर कोई Q चार्ज है, तो ये तो हमको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा F। लेकिन हमको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ये कितना होगा। अब देखना, कई विद्वान दिमाग लगाएंगे, अच्छा इसका सेंटर यहां पर है, तो सेंटर से डिस्टेंस हो गई a प्लस L/2 और इसका चार्ज निकाल लेंगे और इनटू कूलॉम का नियम, और ये हो गया गलत। ध्यान रखें, हम इस छड़ के टोटल चार्ज को इस जगह पे नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? 11th में हमने पढ़ा द्रव्यमान केंद्र, जहां किसी बॉडी का टोटल मास एक जगह पे माना जा सकता है, उसको द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आवेश केंद्र नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। अब कैसे करें इस सवाल को? इस सवाल को करने से पहले एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी, हालांकि ये अगले चैप्टर में आएगी, लेकिन अभी मैं काम पड़ा है सवाल में तो बता देता हूं। ये लैम्बडा क्या है? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का मतलब है कि ये जो रॉड है ना, इसकी यूनिट लेंथ में, मतलब एकांक लंबाई में इतना चार्ज है लैम्बडा। तो चूंकि अगर छड़ पे कुल आवेश निकालना हो, चूंकि एकांक लंबाई में चार्ज कितना है लैम्बडा, इसीलिए L लंबाई में चार्ज, लैम्बडा इंटू L बराबर कैपिटल Q। ये टोटल चार्ज है, कैपिटल Q बराबर लैम्बडा इंटू स्मॉल l, ये टोटल चार्ज है इसके ऊपर। अब देखो, इस सवाल को करने के लिए हमको कैलकुलस काम में लेनी पड़ेगी, समाकलन काम में लेना पड़ेगा। ये इसका सेंटर है, यहां से इसकी ये वाली लेंथ L/2 हो जाएगी, तो इसको मैं आधी आधी कर देता हूं दोनों साइड में, इधर भी L/2 और इधर वाला हिस्सा भी L/2। ठीक है। अब अगर हम एक अल्पांश मान लें, यहां पे एक अल्पांश है जिसकी लंबाई है माना कि dx, और इस अल्पांश से इस चार्ज की डिस्टेंस है x, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से टोटल चार्ज कैपिटल Q बराबर क्या? लैम्बडा L, तो लैम्बडा बराबर क्या? कैपिटल Q अपॉन L। सही है। अगर यहां पे छोटा सा टुकड़ा है, पूरी पे तो कैपिटल Q चार्ज है, लेकिन हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटा सा अल्पांश लिया है, तो इस पे चार्ज भी अल्प ही होगा, अल्पांश तो चार्ज भी अल्प, तो इस पे चार्ज मान लेते हैं, माना कि dq चार्ज है इसके ऊपर। कितना चार्ज है? dq। जैसे यहां से देखो, लैम्बडा Q बराबर कैपिटल Q बराबर क्या होता है? लैम्बडा इंटू L, अतः dq बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू लंबाई कितनी है? dl। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस चीज को यहां पे लिख दिया। अब देखो, ये अल्प सा आवेश है, बहुत कम नेग्लिजिबल सा आवेश है, इस आवेश की वजह से इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा या कम? तो F ना लग के dF फोर्स इस पे लगाएगा। ये कितना फोर्स लगाएगा? dF। ठीक है। तो हम निकालते हैं अल्पांश के कारण, अल्पांश मतलब ये जो छोटा सा अल्पांश है, ये dl, अल्पांश के कारण Q पर बल, अल्पांश के कारण Q पे बल निकालो, तो वो आएगा dF बराबर, फॉर्मूला होता है K Q1 की जगह तो dQ, और Q2 की जगह Q अपॉन में डिस्टेंस, इस जगह से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। बोलो क्लियर है बात? यहां पे इक्वेशन फर्स्ट से dq की वैल्यू लिखो, तो dF बराबर कितना आ जाएगा? KQ, इस Q को मैं पहले ले रहा हूं, लैम्बडा डॉट dx है ये, सॉरी यहां पे dx आएगा क्योंकि इसकी चौड़ाई dx है, तो dx अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है। ये तो आ गया इस अल्पांश से हिस्से की वजह से इस पे चार्ज। हमको अल्पांश की वजह से निकालना है, पूरी रॉड की वजह से टोटल फोर्स निकालना है।
पूरी रॉड की वजह से। तो समाकलन कर दो। समाकलन करने पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन df बराबर इंटीग्रेशन के क्यू लैम्बडा डॉट dx अपॉन में x स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना इसकी लंबाई सीमित है या अनंत है, सीमित है। तो हमको यह पता लगाना है कि फोर्स कहां से कहां तक की रॉड लगाएगी। तो रॉड के इस हिस्से से लेके रॉड के इस हिस्से तक जितने भी इसमें आवेश हैं वो सब इस पर फोर्स लगाएंगे। पूरी रॉड को हम ऐसे छोटे 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 बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना मान सकते हैं, सभी हिस्से इस पर फोर्स लगाएंगे। तो यहां पे देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, यहां पे इंटीग्रेशन के क्यू लैम्बडा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, dx अपॉन में x स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का, इस वाले x का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x का मान टोटल रॉड के लिए x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो सकता है। इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है a, तो इसकी लिमिट लग जाएगी a से यहां तक की कितना, ये पूरी l है तो यहां तक डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस l, तो इसकी लिमिट हो गई a से a प्लस l। df का इंटीग्रेशन f बराबर यहां पे के क्यू लैम्बडा तो बाहर चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन करो पहले। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर है नीचे, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इंटीग्रेशन करके बता देता हूं। इंटीग्रेशन a से a प्लस l, इसकी लिमिट x की पावर -2 डॉट dx, ऐसे लिख सकता हूं। जब ऐसे लिख सकता हूं तो के क्यू लैम्बडा और यहां पे इसका इंटीग्रेशन करो, देखो कितना आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, 11th में सीखा होगा। लिमिट a से a प्लस l, ठीक है। f बराबर के क्यू लैम्बडा और यहां पे क्या आ जाएगा -1 अपॉन x, a से a प्लस l, ठीक है। -1 अपॉन x कैसे आया, देखो ये तो -1 बचा, यहां पे x की पावर -1 नीचे आके 1 अपॉन x हो जाएगा। f बराबर माइनस को बाहर ले लो, माइनस के क्यू लैम्बडा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ पहले तो 1 अपॉन a प्लस l और -1 अपॉन a, x की जगह पे पहले तो ये लिखेंगे और माइनस ये लिखेंगे। अब माइनस को अंदर गुणा कर दो, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू लैम्बडा और ब्रैकेट में 1 अपॉन a -1 अपॉन a प्लस l, ये इसका जवाब है। टोटल फोर्स इतना लगेगा इस चार्ज पर ड्यू टू रॉड, इस रॉड की वजह से टोटल इतना फोर्स इस चार्ज पर लगेगा। तो ये एडवांस टाइप का सवाल था, इसको पढ़ लें। अगर किसी बच्चे को पहले तो कोशिश करो सीख जाओ, नहीं सीख पाओ तो ज्यादा कोशिश मत करना। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो एडवांस टाइप का दूसरा सवाल है, और सवाल ये है, पहले सवाल एक बार ढंग से समझ लो इसको। किसी घर्षण रहित समतल में Q1 स्थिर है, मतलब Q1 गति नहीं करेगा, ये स्थिर है। Q2 को अभी पकड़ रखा है, Q2 को पकड़ रखा है। जैसे ही मैं Q2 को छोड़ूंगा, ये दोनों R1 दूरी पर है अभी, तो जैसे ही Q2 को छोड़ूंगा तो सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण की वजह से ये उधर भागेगा। उधर भाग के जब ये R2 दूरी पे यहां पहुंच जाएगा तो उस समय इसका वेग कितना होगा ये हमको निकालना है। तो सवाल को एक बार वीडियो पॉज करके लिखें पहले, तो फिर समझने की कोशिश करेंगे सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये स्थिर है, स्टार्टिंग में इसको यहां पकड़ लिया R1 दूरी पे, जैसे इसको छोड़ा ये भाग गया उधर। जब ये R2 दूरी पे होगा तो उस समय इसका वेग कितना होगा ये हमको निकालना है। तो देखो जब ये यहां से चलेगा यहां तक पहुंचेगा तो बीच में कोई स्थिति ले लेते हैं, माना कि बीच में यहां से गति करता हुआ Q2 यहां पर पहुंच गया, और इसकी जो डिस्टेंस है ना वो यहां से x है, इसकी यहां से डिस्टेंस, वही समाकलन से होने वाले हैं सब सवाल, तो ऐसे में x ले लो। ये डिस्टेंस कितनी है, माना कि x, तो ये यहां पर था, यहां पे पहुंचा, फिर यहां हमको वेग निकालना है। तो देखो x दूरी पर Q2 पर बल, Q2 पर बल, x दूरी पर Q2 पर बल
कितना, एफ बराबर कितना, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इतना ही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये जो डिस्टेंस है ना x, ये कांस्टेंट है या लगातार बदल रही है? R1 R2 कांस्टेंट है, लेकिन x कांस्टेंट नहीं है। x का मान यहां से लेके इसके बीच में कुछ होगा, और जो कि लगातार बदल रहा होगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी लगातार बदलेगा, और लगातार बदलेगा तो सीधी सी बात है, फिर समाकलन से हल होने वाला है सवाल। देखो ये वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल है जिसका मान इतना आ रहा है, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं चूंकि यदि Q2 आवेश का द्रव्यमान मास, यदि Q2 चार्ज का मास m हो तो F बराबर हम लिख सकते हैं ma। ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, तो यहां पे ma लिखो, ma बराबर आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन निकालो तुम तो a बराबर क्या, k Q1 Q2 अपॉन में mx स्क्वायर। बोलो क्लियर है बात, त्वरण आ गया। अब त्वरण को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन में dt बराबर, एक ही जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, dv अपॉन dt डिफरेंशियल फॉर्म में। तो यहां पे आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। अब यहां पे वेग निकालना है तो t गायब होना चाहिए, और इधर t का कोई फंक्शन है नहीं, t का फलन नहीं है इधर, लेकिन x का फलन है। तो इंटीग्रेशन लास्ट में x का होगा, तो हमें t हटाना है और इसकी जगह x लेके आना है। तो हटेगा, ऐसे डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते कि इसको हटा दिया x लिख दिया। हम क्या करते हैं, dv अपॉन में dt, और इसमें गुणा भाग कर देते हैं dx इंटू dx का, बराबर में क्या चल रहा है, k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर, गुणा कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन में dx, मतलब इस dx को इसके नीचे ले आता हूं और dt को इसके नीचे, और dx अपॉन में dt बराबर k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। बोलो सही है। अब देखो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी dx अपॉन dt, और ये dv अपॉन dx है, तो इसकी जगह पे तो मैं लिख रहा हूं v इंटू dv अपॉन में dx बराबर k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। तो देखो टाइम का फंक्शन गायब हो गया, x का फंक्शन आ गया। अब इसको उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा v डॉट dv बराबर कितना, यहां पे देखो कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx। बस हो गया सवाल। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा। तो समाकलन करने पर निश्चित समाकलन है भैया, क्योंकि R1 से R2 तक जा रहा है, वो अनिश्चित दूरी पे नहीं जा रहा है कहीं भी। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा v डॉट dv बराबर, इधर इंटीग्रेशन k Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर डॉट dx। लिमिट बताओ, ये वेलोसिटी हमको कब निकालनी है, जब वो R1 से चल के R2 तक पहुंचे। बोलो हाँ या ना। तो वेलोसिटी किस किस पॉइंट के बीच की है, R1 से R2। तो लिमिट लग जाएगी, क्योंकि x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, x तो बीच में है, x का मान यहां से यहां तक के लिए वेलोसिटी पूछ रहा है, तो लिमिट हो जाएगी R1 से R2, ये इसकी लिमिट है। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2 बराबर, उधर k Q1 Q2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में क्या बचा, dx अपॉन में x स्क्वायर लिमिट R1 से R2, और ये मैंने अभी सॉल्व करवाया था, v स्क्वायर बाई 2 बराबर k Q1 Q2, इसका आएगा -1 अपॉन x, इसमें से इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, और यहां लिमिट R1 से R2, v स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस k Q1 इंटू Q2
यहां पे लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r2 माइनस 1/r1। अब देखो v चाहिए था हमको, तो v बराबर, अब पहले 2 को ऊपर लेके जाओ और पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो 2 इंटू के, Q1 इंटू Q2, और माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। ये इसका आंसर है। इतनी वेलोसिटी होगी जब वो r2 डिस्टेंस पर होगा। तो ये सवाल भी अच्छा था, इसको एक बार नोट कर लें, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा दिया गया है सवाल में, दिया गया निकाय संतुलन अवस्था में, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब अभी इस पे कोई से भी चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। यदि आवेशों के मध्य कोण को 53 कर दें, अभी 45 से 53 कर दें और इनको छोड़ दें, तो किस त्वरण से नीचे की ओर गिरेंगे। देखो अभी ये ऐसे है, अब यदि मैं इनको और पकड़ के दूर ले जाऊं और फिर छोड़ूं तो वापस नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो किस त्वरण से नीचे आएंगे, यही तो पूछ रहा है वो। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो इन रस्सियों की लंबाई उसने दे रखी है L, रस्सियों की लंबाई L है, तो अगर ये 45 है तो ये वाली लेंथ L अपॉन में √2, ये लेंथ L अपॉन में √2। कई तो ऊपर नीचे देख रहे होंगे कि L अपॉन √2 कैसे आया। अरे ये वाली लंबाई अभी बताई थी ना, L साइन थीटा, साइन थीटा 45 है, साइन 45 का मान 1/√2 निकाल लेना, त्रिभुज बिरभुज सब आता है तुमको। अब ये देखो सबसे पहले यहां ये संतुलन अवस्था में है, इस कंडीशन के हिसाब से एक इक्वेशन बना लेते हैं। संतुलन अवस्था में है तो इधर कौन फोर्स F और नीचे की साइड में mg, इसका मास है m और चार्ज कितना है q, mg। अब यहां पे कंडीशन बना लो। सबसे पहले तो देखो कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी, ये एंगल 45 तो ये वाला भी 45, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी है उसके आधार पे इक्वेशन नंबर 1 हमको प्राप्त करनी है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हम प्राप्त करते हैं। देखो इधर तनाव है T, अब T के घटक करो, तो इधर T का घटक कितना आएगा, T cos 45, जिसको मैं लिख सकता हूं, यहीं पर लिख देता हूं T अपॉन में √2। साइन 45 cos 45 दोनों का ही मान 1/√2 होता है। इसका इधर घटक कितना आएगा, T अपॉन में √2। सेम घटक आएंगे दोनों साइड में। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर ये संतुलन में है, पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो T के तो घटक हो गए। अब बचा कौन, एक तो ये और ये बराबर होने चाहिए, इधर ये और इधर ये बराबर होना चाहिए। तो देखो पहले तो T अपॉन में √2 बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों बराबर कर दिए। अब इन दोनों को बराबर करो, T अपॉन में √2 बराबर Fe, और Fe का मान पता करो। Fe इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो L अपॉन √2 और L अपॉन √2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, √2L। तो देखो K Q² अपॉन में √2L का स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा, K Q² अपॉन में KQ² अपॉन में 2L²। इक्वेशन नंबर 2। यहां से देखो ये दोनों इनके बराबर है, तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं क्या, Fe बराबर mg, क्योंकि ये भी तो बराबर है, इधर वाले पार्ट तो इधर वाले भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 इक्वेशन को एक साथ मर्ज करके क्या लिख सकता हूं मैं, KQ² अपॉन में 2L² बराबर mg। देखो ये और ये बराबर हो गए, क्योंकि ये पार्ट बराबर है, LHS पार्ट बराबर तो RHS बराबर। यहां से मैं KQ² अपॉन L² बराबर 2mg लिख सकता हूं।
इसका आगे काम पड़ेगा कि साहब तुमको कैसे पता, तुमको पता नहीं चलेगा, मुझे पता है, ठीक है। अब जैसे आगे काम पड़ेगा तो पता चल जाएगा तुमको भी। अब वो सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि अब इनके बीच का कोण 53 डिग्री कर देते हैं, 53 कर दो। तो जब इसको छोड़ने पर ये वापस आएगा तो कितने त्वरण से वापस आएगा, ध्यान रखना, वेग निकालना मुश्किल होता है, त्वरण निकालना नहीं, क्योंकि बल निकाल लो, F बराबर ma हो जाएगा। अब की बार इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना भाई। एक चार्ज ऐसे, अब की बार एंगल हो चुका है 53 डिग्री, और दूसरा चार्ज ऐसे, ये वाला एंगल भी 53। तुमको बता दूं जानकारी के लिए, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये मान आगे काम पड़ेगा, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूं। चलो, अब इनकी जो लेंथ है ना वो तो कितनी है, L और L, तो ये लेंथ कितनी आ गई, L इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना 4/5, तो ये आ गई 4L/5, और इधर वाली भी सेम 4L/5, टोटल कितनी हो गई 8L/5। अब यहां पे देखते हैं कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इधर तो कौन लगेगा, F, नीचे की साइड कौन, नीचे की साइड होगा mg, और इसको मैं ऊपर बढ़ा लेता हूं, इधर वाला एंगल 53, बोलो हाँ या ना, जेड शेप बन रहा है, और जेड शेप बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना 53 डिग्री। अब देखो 53 आ गया, जैसे ही इस चार्ज Q को हम छोड़ेंगे ये कहां आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आएगा तो ये इस डायरेक्शन में चल के आएगा, इस डायरेक्शन में चल के आएगा। अब इस कितना एंगल होगा इस डायरेक्शन का वो मैं पता कर लेता हूं। ये 53, ये 90, ये 90 डिग्री होगा, ऐसे ही चल के आएगा 90 पे, तो ये 90 माइनस 53, तो ये कितना आ गया, बोलो 53 आ गया। ये 53, तो इधर वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 53 डिग्री। सबसे पहले तो एक कोण की प्रैक्टिस कर लो एक बार, कैसे कैसे एंगल आया। अब यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये वाला 90 माइनस 53, तो ये वाला कितना आ जाएगा 53, ठीक है। घटक करो, घटक किसके करने हमको, Fe के घटक करो, इस लाइन पे फोर्स लेके आना है, क्योंकि इस लाइन के थ्रू ही वो गति करेगा तो फोर्स भी इसी पे चाहिए। Fe का इधर घटक आएगा Fe cos 53 डिग्री, और Fe का दूसरा घटक इधर आएगा कितना, Fe sin 53 डिग्री, ठीक है। इधर mg के भी घटक कर लो, mg का इधर घटक कितना, mg sin 53, और इधर घटक कितना, mg cos 53। अब देखो एक बार ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको ढंग से एक बार कॉपी में साथ साथ बनाओ। मैं इधर से थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, आगे काम पड़ेगा इसका। देखो बना लिया ना वो डायग्राम, इसमें से काम की चीजें रखूंगा, बाकी चीजें इसमें से मिटा रहा हूं जिससे कि कुछ समझ में आए। देखो Fe के घटक हो गए तो इसको मैं हटा देता हूं, Fe हट गया। mg के घटक हो गए तो इसको भी मैं हटा देता हूं, हटा दिया। ऊपर है तनाव T, ऊपर होगी टेंशन T। अब देखो हमारे पास जो फोर्स बचे वो कितने हैं, T इधर है और इधर कितना है, mg cos 53, Fe sin 53। ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे पता चला बैलेंस कर देंगे, भाई मुझे एक बात बताओ, रस्सी टूट के तो नहीं गिरेगी ना, और रस्सी जब टूट के नहीं गिर रही इसका मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर बल बराबर है, तभी तो रस्सी नहीं टूट रही। नीचे की ओर ज्यादा होता तो टूट जाती, और ऊपर की ओर ज्यादा होता तो ऊपर चली जाती। तो वो ये बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। रस्सी नीचे की तरफ आ रही है, तो मुझे एक बात बताओ, अब दो फोर्स बचे, नीचे की तरफ तो इतना और ऊपर की तरफ इतना। क्लियर है बात, नीचे की तरफ फोर्स इतना और ऊपर की तरफ फोर्स इतना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन है,
भाई जिधर फोर्स ज्यादा होता है उधर ही गति करता है, तो ये नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि गति कहां पे हो रही है, नीचे की ओर। तो इन दोनों का परिणामी ऊपर आएगा या नीचे? नीचे आएगा। और कितना आएगा? mg sin 53 माइनस Fe cos 53। अब ये हमको परिणामी तो पता चल गया। तो देखो आवेश पर परिणामी बल, आवेश पर परिणामी बल F बराबर कितना? mg sin 53, mg sin 53 डिग्री माइनस Fe cos 53। अब बस यहां पे एक चीज याद रखना, Fe का मान कहीं उठा के पहले वाला Fe मत रख देना, क्योंकि वो 45 डिग्री पे था और अब की बार कितने पे? 53 डिग्री पे। तो F बराबर, देखो यहां पे Fe का मान निकालते हैं इस कंडीशन में। ये 4L/5 तो पूरा कितना? 8L/5। बोलो क्लियर है? अब इन दोनों चार्जों के बीच में जो Fe होगा ना, उसका मान लिख रहा हूं मैं यहां पे। mg sin 53 का मान कितना होता है? sin 53। sin 53 उधर लिखा है ना 4/5, 4/5 माइनस, अब Fe का मान देखो इस कंडीशन में, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? 8L/5 का होल स्क्वायर और इनटू cos 53, और cos 53 का मान 3/5। ठीक है। F बराबर 4mg/5 और माइनस, यहां पे देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 25/64, 25/64 इंटू 3/5 और इंटू में क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। अब समीकरण 3 को काम में लो। समीकरण 3 ये देख रहे हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 2mg। तो लिखो F बराबर 4mg/5 माइनस इसका गुणा कर लो 75 अपॉन में, इसका भी गुणा करो इतना, और इनटू में इसकी जगह आ जाएगा 2mg। हमने नेट फोर्स तो निकाल दिया, लेकिन हमसे नेट फोर्स नहीं निकलवाया उसने निकलवाया है त्वरण। तो इसको अभी मैं पूरा लिख देता हूं, 4mg/5 माइनस 150 mg अपॉन में 320। ये नेट फोर्स निकल के आया। जब वो चार्ज नीचे की तरफ जाएगा तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब यदि थोड़ा सा उधर से भी मिटाना पड़ेगा। अब यदि माना आवेश का द्रव्यमान, माना कि आवेश का द्रव्यमान m हो, तो F बराबर हम लिख सकते हैं ma। पहले भी तो लिखा था, F बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ma। इसकी जगह ma लिख दो तो ma बराबर कितना आ जाएगा? 4mg/5 माइनस 150 mg अपॉन में 320। m से m कट गया तो क्या बचा? a बराबर 4/5 माइनस 150 अपॉन में 320 इंटू g। इसको सॉल्व कर लो। a बराबर एलसीएम ले लेना यार, a बराबर इतना आ गया। अब सवाल को एक बार वापस पढ़ो। सवाल ये कह रहा था कि त्वरण का मान निकालो किसके पदों में? g के पदों में। तो जब वो चार्ज नीचे की तरफ आएगा ना, तो उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इतना होगा। तुमको कल क्या करना है, एक तो सवाल मैंने दिया है तुमको सॉल्व करने के लिए, एक इस सवाल में इसकी कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट बताना मुझे कितना आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मान मुझे बताना कितना आता है। आज की वीडियो में बस यहीं पे एंड करूंगा और बाकी कल से नए टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज मैंने कुछ एडवांस न्यूमेरिकल करा दिए। अगर ये किसी से इजीली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर तुमको ये दे रहे हैं तो इनको सॉल्व मत करना वाली कोई दिक्कत नहीं। 12th में एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछा जाएगा।